नमस्कार दोस्तों। तो आज अपना एसीएफ इन्वायरमेंट में यूनिट 6 जो अपनी चल रही है उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक तापमान। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान का मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी, जिसे अपन ग्लोब बोलते हैं, तो इस पूरे ग्लोब पर वर्तमान में प्राकृतिक गतिविधियां मानो या फिर मानवीय गतिविधियां दोनों की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। यानी वैश्विक तापमान जो है वो औसत वैश्विक तापमान जो रहना चाहिए उसकी तुलना में तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी को वैश्विक तापन कहते हैं या फिर इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग टर्म जो सबसे पहले काम में ली वो जे फुरियन द्वारा सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग शब्द काम में लिया गया, जे फुरियन द्वारा। वैसे तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है वो आप सबका लगभग पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें ऐसी शामिल की जाएंगी जो कि हो सकता है आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन। वैश्विक तापन पृथ्वी के धरातल से जब अपन ऊपर की तरफ चलते हैं तो सौर मंडल सबसे पहले आता है। तो सौर मंडल का तापमान जब बढ़ता है तो उसी को वैश्विक तापन कहते हैं। सौर मंडल का तापमान जो कि सौर मंडल पृथ्वी के करीब है, तो पृथ्वी के करीब का वातावरण जब गर्म हो जाता है, जो कि जिस लेवल तक उसको गर्म होना चाहिए उसकी तुलना में अगर वो ज्यादा गर्म होता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। ये एक वैश्विक परिघटना है, किसी एक देश तक सीमित नहीं है, वैश्विक परिदृश्य में ये होती है, इसलिए इसको वैश्विक तापन नाम दिया गया है। पृथ्वी के सतह के नजदीक सौर मंडल में तापमान में वृद्धि होना वैश्विक तापन कहलाता है। सौर मंडल में वृद्धि होना वैश्विक तापमान कहलाता है। ट्रोपोस्फीयर इसको बोलते हैं, सौर मंडल को। यहां पर अगर औसत तापमान में वृद्धि हो जाए तो उसी को वैश्विक तापन कहते हैं। हरित गृह गैसें जो हैं उनमें वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप वैश्विक तापन में वृद्धि होती है। हरित गृह गैसों की मात्रा बढ़ने पर वैश्विक तापन बढ़ता है। अब ये हरित गैसें क्या होती हैं? हरित गृह ग्रीन हाउस क्या होता है? देखिए, ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस ये एक प्रकार का ऐसे क्षेत्र जहां पर तापमान कम रहता है, जहां पर वर्ष भर लगभग तापमान कम रहता है, तो वहां पर खेती करने के लिए या फिर सब्जियां उगाने के लिए एक ऐसे घर का निर्माण किया जाता है जिसके अंदर सूर्य से आने वाला प्रकाश उसके अंदर प्रवेश कर सकता है, लेकिन वो प्रकाश फिर वापिस परावर्तित होकर वायुमंडल में नहीं जा सकता, उसी घर में वो घूमता रहता है। तो इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार से आपने पॉली हाउस देखे होंगे। पॉली हाउस जो है उसमें इस प्रकार के पॉली हाउस बनाए जाते हैं और इन पॉली हाउस में
सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है और यहाँ पर पेड़ पौधे या सब्जियां जो है वो इसमें उगाई जाती है। ये प्रकाश जो है ये परावर्तित होकर इस पॉली हाउस को पार नहीं कर सकता, इसलिए ये वापस यहीं पर घूमता रहता है और यहाँ पर जो फसल उगी है, सब्जियां उगी है, इनको तापमान भी उपलब्ध हो जाता है और ये इसमें आसानी से वृद्धि कर सकती हैं। इसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। तो इसी प्रकार ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वे जब पृथ्वी जो है इस पृथ्वी पर, ये इस प्रकार से वायुमंडल है आपके, और सूर्य का प्रकाश जब इस पृथ्वी की सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात ये प्रकाश जो है ये परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार से परावर्तित होता है और साथ में ही वायुमंडल को ये गर्म करता है। तो इसमें जो लघु तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे हैं वो तो परावर्तित होकर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है। अवरक्त तरंगे जिनकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है, ये परावर्तित होकर इसी क्षेत्र में घूमती रहती हैं सौरमंडल में ही, और इस सौरमंडल को ये गर्म करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी गैसें जिन्हें हरित गैसें कहते हैं, हरित गैसें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तापमान बढ़ाने में सहायक होती हैं और इस क्षेत्र को ग्रीन हाउस की भांति इस क्षेत्र का तापमान बढ़ाती हैं, सौरमंडल का तापमान बढ़ाती हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए, प्रतिशत जितना है उसकी तुलना में अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वैश्विक ये जो अवरक्त तरंगे हैं ये ज्यादा परावर्तित नहीं हो पाएंगी और सूर्य का प्रकाश जो तरंगों के रूप में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वो यहीं पर परावर्तित होता रहेगा और इसी सौरमंडल में का ये तापमान बढ़ाता रहेगा, जिसके कारण तापमान जो है पृथ्वी की सतह के नजदीक बढ़ता जाएगा और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट या वैश्विक तापन कहते हैं। और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में अवरक्त तरंगे जो है वो ज्यादा योगदान देती हैं क्योंकि ये तरंगे परावर्तित नहीं हो पाती और वायुमंडल को पार नहीं कर पाती। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है और इसके कारण ही वैश्विक तापन जो है वो बढ़ता है। वैश्विक तापन में अगर अपन बात करें तो जो गैसें होती हैं जैसे CO2 है, CO2 गैस जो है ये पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अगर CO2 की मात्रा 0.03% रहती है वायुमंडल में तो इतनी मात्रा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि CO2 गैस जो है वो इन अवरक्त तरंगों को अवशोषित करती है, सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित करती है और अवशोषित करने के कारण ये जो वायुमंडल है इसका तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस ये जो गैसें हैं इनके कारण वायुमंडल का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, लेकिन अगर CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी यानी इसका प्रतिशत 0.03 से ज्यादा अगर होगा तो ये जो तापमान है ये अपने लिमिट से बाहर चला जाएगा और इसी को कहते हैं वैश्विक तापन। अगर CO2 या फिर ऐसे कण जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ऐसी गैसें जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, वो अगर इस वायुमंडल में उपस्थित नहीं होंगी तो पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, यानी पृथ्वी पर वापस हिम युग आ जाएगा अगर ये गैसें नहीं होंगी। इसलिए पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए ये गैसें बहुत आवश्यक हैं।
ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखती हैं और इसके कारण ही जितने भी पेड़ पौधे हैं वो उग पाते हैं, व्यक्ति यहाँ पर आराम से निवास कर पाता है इतने तापमान पर। तो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए ये गैसें आवश्यक है, लेकिन इनकी जब मात्रा बढ़ जाती है यानी इनकी सांद्रता अगर वायुमंडल में बढ़ जाएगी इन ग्रीन हाउस गैसेज की, तो इसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो आवश्यकता से अधिक हो जाएगा और उसके भी काफी ऋणात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए ये जो गैसें हैं ये एक निश्चित मात्रा तक पृथ्वी के लिए लाभदायक हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर ये हो जाएंगी तो व्यक्ति के लिए इसमें खतरा रहेगा। पृथ्वी जो है उस पर बर्फ वगैरह पिघलना शुरू होगी, जलवायु परिवर्तन का ये एक मेन कारण बनता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में अपन ने देखा जो हरित गृह गैसें होती हैं ये अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अवरक्त तरंगे जो हैं ये अगर ज्यादा अवशोषित होने लग जाएंगे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग जाएगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसे ही कहते हैं अपन ग्लोबल वार्मिंग। अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी हरित गृह गैसें हैं। हरित गृह गैसें ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज में पहली तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन CH4 मीथेन, तीसरा है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है फ्लोरोकार्बन, पांचवा है जल वाष्प। तो मुख्य हरित गृह गैसें जो हैं वो तो ये हैं, जिसमें एक जलवाष्प जो है वो इसमें शामिल होती है, हरित गृह प्रभाव बढ़ाने में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन और जलवाष्प, ये जो है ये हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित करती हैं और पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ाती है। पहला अपन बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की पृथ्वी पर जो मात्रा है वायुमंडल में वो 0.03% है और वैश्विक तापन में इसकी भागीदारी इसकी है 60%। वैश्विक तापन में इसकी भागीदारी कितनी है, 60% है। यह प्राथमिक हरित गृह गैस है। प्राथमिक हरित गृह गैस जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। तो प्राथमिक हरित गृह कौन सी है, CO2 है। यह प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। CO2 जो है इसको, CO2 को एक मानक मान लिया है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दर्शाने के लिए कि कौन सी गैस इसके रेफरेंस में CO2 कितना वैश्विक तापमान बढ़ाती है। तो इसका मान एक मान लिया है वर्तमान में। CO2 को का जो वैश्विक तापमान में अगर
अन्य गैसों की से तुलना करेंगे तो इसका मान 1 मान लिया है। इसकी तुलना में कौन सी जो गैस है वो कितनी ज्यादा वैश्विक तापन बढ़ाती है, इसके रेफरेंस में लिया जाता है। तो CO2 जो है इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03%, वैश्विक तापन में 60% योगदान, प्राथमिक हरित गृह गैस है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ये वैश्विक तापन बढ़ाती है। दूसरा है मीथेन, सेकंड है मीथेन। वैश्विक तापन में इसका योगदान 20% है। वैश्विक तापन में योगदान 20% है। यह प्रति वर्ष 1% की दर से बढ़ रही है, यानी प्रति वर्ष 1% मीथेन में वृद्धि हो जाती है। CO2 की तुलना में 20 से 30 गुना ज्यादा प्रकाश अवशोषक है। बीस से 30 गुना ये ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस में इसकी कम मात्रा भी CO2 की तुलना में ज्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि ये CO2 की तुलना में 20 से 30 गुना ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करती है। मीथेन के अगर स्रोत की बात करें कि किन स्रोतों से मीथेन निकलती है, तो अपूर्ण ऑक्सीकरण से, जिसे अपन जो एल्कोहल का निर्माण होता है उससे मीथेन निकलती है। अपूर्ण ऑक्सीकरण वो परिघटना है। दूसरा है धान के खेतों से निकलती है। इसके अलावा मीथेन जो है वो जंतुओं के मल से यह निकलती है। इसके अलावा कोयले की खानों से, इसके अलावा पेट्रोलियम गैस जो निकलती है वहां से भी ये निकलती है। दीमक द्वारा सेल्यूलोज के पाचन से इस गैस का निष्कासन होता है, मीथेन गैस का निष्कासन होता है। तो ये तो है इसके स्रोत। वैश्विक तापन में योगदान 20% है, प्रति वर्ष 1% की दर से बढ़ रही है। CO2 की तुलना में 20 से 30 गुना ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करती है, इसलिए अगर मीथेन की मात्रा बढ़ेगी तो ये ज्यादा हानिकारक होती है CO2 की तुलना में, क्योंकि ये वैश्विक तापन ज्यादा बढ़ाएगी। स्रोत इसके अपूर्ण ऑक्सीकरण जैसे एल्कोहल का निर्माण या फिर किण्वन की जो क्रिया होती है वो धान के खेतों से, जंतुओं के मल से, कोयले की खान से, दीमक द्वारा सेल्यूलोज के पाचन से। अब मीथेन का ही एक अलग यौगिक है मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट जो वैश्विक तापन में योगदान देता है, मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट का निर्माण तब होता है जब मीथेन व जल के अणु निम्न ताप व उच्च दाब पर मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जल का अणु है इसके चारों तरफ मीथेन के अणु जो है वो इस प्रकार से चिपक जाते हैं, इसी को बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। इसी को क्या बोलते हैं? मीथेन हाइड्रेट। यह एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए इसको फायर आइस भी कहा जाता है।
हायर आइस भी इसको कहते हैं, और इसका यह भी वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान देती है। तीसरा है आपके नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह भी वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान देती है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो वैश्विक तापमान बढ़ाने में इसका योगदान 6% है। वैश्विक तापमान बढ़ाने में इसका योगदान 6% है। वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान 6%। प्रति वर्ष यह 5 से 10% की दर से बढ़ रही है। प्रति वर्ष 5 से 10% की दर से बढ़ रही है नाइट्रस ऑक्साइड। ताप अवशोषण में CO2 की तुलना में 250 गुना ज्यादा अवशोषक है। CO2 की तुलना में ये 250 गुना ज्यादा अवशोषक है। इसलिए अगर क्वेश्चन आए तो सबसे ज्यादा अवशोषक की बात करें तो ये सीरीज में रहेगी। नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा अवशोषक है, फिर उसके बाद मीथेन है, फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट है फ्लोरोकार्बन। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वैश्विक तापमान में इसका योगदान कितना है? वैश्विक तापमान में इसका योगदान 6% है। प्रति वर्ष 5 से 10% की दर से यह बढ़ रही है, और CO2 की तुलना में 250 गुना ज्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट है फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन का वैश्विक तापमान में योगदान 14% है। वैश्विक तापमान में योगदान 14%। 14% वैश्विक तापमान में ये योगदान देती है। फ्लोरोकार्बन की उच्च वैश्विक तापमान क्षमता इसकी होती है, यानी ये भी सूर्य के तापमान, सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करती है। CO2 की तुलना में 12,000 गुना ज्यादा अवशोषक है। CO2 की तुलना में कितनी है? 12,000 गुना ये ज्यादा अवशोषक है। प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। 3% की दर से ये प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ये फ्लोरोकार्बन गैसें जो होती हैं ये दीर्घजीवी होती हैं। दीर्घजीवी यानी ये लंबे समय तक वायुमंडल में रह सकती है। अब बात करते हैं अपन इसी में फ्लोरोकार्बन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसके कई प्रकार हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात अपन करते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वैश्विक तापमान में ये योगदान देती है। इसलिए ये क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा
विनियमित होती है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल में इस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए इस सम्मेलन में बात की गई, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विनियमित होती है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये विनियमित नहीं होती है। इस चीज का ध्यान अपने को रखना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विनियमित होती है, क्योंकि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो वैश्विक तापन में योगदान देता है। न कि यह ओजोन विघटन में योगदान देता है, यह सिर्फ वैश्विक तापन में योगदान देता है। यह एक प्रबल हरित गैस है। प्रबल हरित गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक प्रबल हरित गैस है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विनियमित होती है। इसका उपयोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन में, विलायक के रूप में, या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में। नेक्स्ट आपके परफ्लोरोकार्बन। PFC परफ्लोरोकार्बन भी एक प्रबल वैश्विक तापन गैस है। प्रबल वैश्विक तापन गैस परफ्लोरोकार्बन है। इसका उपयोग एल्यूमिनियम व अर्धचालक निर्माण में किया जाता है। अर्धचालक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम और अर्धचालक के निर्माण में। नेक्स्ट आपके सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यह भी एक उच्च वैश्विक तापन क्षमता रखती है। उच्च वैश्विक तापन क्षमता वाली गैस, उस उच्च वैश्विक क्षमता वाली तापन वाली यह है गैस है। इसका उपयोग भी अर्धचालक में किया जाता है। अर्धचालक इसका यूज अर्धचालक में। इसके अलावा इसका उपयोग कोई रिसाव की जांच हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जो पाइपें होती हैं उनमें ये, जैसे पेट्रोलियम की पाइप है तो उसमें अगर कोई रिसाव हो जाता है तो उसकी जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ओजोन जो है, ओजोन वैसे तो कोई हरित गृह गैस नहीं है, लेकिन ये कई बार जल वाष्प के साथ मिलकर हरित गृह प्रभाव दर्शाती है। ओजोन प्लस जल वाष्प, ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो यह हरित गृह प्रभाव दर्शाती है। और इस स्थिति में जब ओजोन और CO2 जब आपस में मिल जाती हैं तो यह CO2 की तुलना में 2000 गुना ज्यादा ताप अवशोषक हो जाती है। 2000 गुना ज्यादा CO2 की तुलना में ये ताप अवशोषक हो जाती है और वैश्विक तापमान बढ़ाने में
योगदान देती है। नेक्स्ट है इसमें जलवाष्प। जलवाष्प जो है वैश्विक तापमान बढ़ाने में इसका योगदान है जलवाष्प का। जलवाष्प जो है ये अत्यधिक परिवर्तनशील है, यानी ये जल्दी ही परिवर्तित हो जाती है। जहां पर तापमान ज्यादा रहेगा वहां पर जलवाष्प कम रहेगी, जहां पर तापमान कम रहता है वहां पर जलवाष्प ज्यादा रहेगी, जहां पर वर्षा ज्यादा रहती है वहां पर भी जलवाष्प ज्यादा रहती है। तो जलवाष्प जो है ये जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जलवाष्प कम होती जाती है, यानी ऊंचाई पर जितना ऊपर जाएंगे उतना ही जलवाष्प कम होती हुई जाएगी। इसके साथ ही निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। तो जलवाष्प जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस की भांति कार्य करती है और जल की जो वाष्प होती है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और वायुमंडल का तापमान जो है वो बढ़ाने में योगदान देती है। अब बात करते हैं वैश्विक तापमान को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। अन्य कारक में है आपके काला कार्बन, अन्य कारक इसमें काला कार्बन, ब्लैक कार्बन और दूसरा इसमें भूरा कार्बन। ब्राउन कार्बन, ये दोनों भी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान देते हैं। काला कार्बन जो है ये ठोस कण के रूप में, ठोस कण या एरोसोल के रूप में पाए जाते हैं। इनका आकार PM 2.5 के आकार का होता है, यानी इनका आकार बहुत छोटा होता है। PM 2.5 इनका आकार होता है। काला कार्बन जो है इसे कालिख के नाम से भी जाना जाता है, कालिख के नाम से जाना जाता है। काला कार्बन जो है इसके अगर स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है जीवाश्म ईंधन, दहन या फिर कार्बनिक यौगिक के दहन से काला कार्बन जो है वो निकलता है। CO2 की तुलना में ये ज्यादा, CO2 की तुलना में ज्यादा ऊष्मा अवशोषक है। CO2 की तुलना में ये ज्यादा ऊष्मा अवशोषक है। सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित करता है और जो बर्फ होती है उस क्षेत्र में यह है एल्बिडो बढ़ाने का काम करता है, यानी एल्बिडो जो है उसको कम करता है। बर्फ क्षेत्रों में एल्बिडो को कम करता है।
कम किस प्रकार करता है, इस प्रकार से अगर इस स्थान पर बर्फ जमी हुई है तो यहां पर ये काला कार्बन आकर इस स्थान पर जमा हो जाता है, ब्लैक कार्बन। और ये ब्लैक कार्बन पर जब इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो अगर ये ब्लैक कार्बन नहीं हो तो इस स्थान पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहां से परावर्तित हो जाता है, यहां से बर्फ के कारण ये परावर्तित हो जाता है। लेकिन जब काला कार्बन है तो ये इसको अवशोषित करेगा और अवशोषित करने से ये बर्फ के क्षेत्र के एल्बिडो को कम करेगा। एल्बिडो का मतलब यानी यहां पर परावर्तन की घटना कम, जिसके कारण ये बर्फ क्षेत्र जो है ये धीरे धीरे ऊष्मा पाकर क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार ये काला कार्बन जो है ये वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान देता है। इसका जीवन काल अल्प होता है, जीवन काल अल्प अवधि का इसका होता है। तो काला कार्बन जो है ये ठोस कण या एरोसोल के रूप में होते हैं, PM 2.5 के आकार के होते हैं। इसे कालिक के नाम से भी जाना जाता है और इसके स्रोत हैं आपके जीवाश्म ईंधन। CO2 की तुलना में ज्यादा अवशोषक होता है और बर्फ क्षेत्र में एल्बिडो को कम करता है। अब बात करते हैं भूरा कार्बन। भूरा कार्बन जो है यह भी एक एरोसोल की भांति होता है, एरोसोल की भांति यह होता है और इसका रंग जो होता है, इसका रंग भूरा पीला होता है। इसके स्रोत की अगर बात करें तो इसके स्रोत जीवाश्म ईंधन जो कि निम्न कैटेगरी के होते हैं। इसके अलावा घरों में ईंधन हेतु लकड़ी जब जलाते हैं तो उससे भी भूरा कार्बन जो है वो निकलता है। तो इस प्रकार ये इसके अन्य कारक हो गए वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाले भूरा कार्बन और काला कार्बन। अब है गैसों द्वारा वैश्विक तापन के आधार। गैसों द्वारा वैश्विक तापन के आधार। गैसों द्वारा वैश्विक तापन के आधार। गैसों की जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा वैश्विक तापन बढ़ेगा। गैसों की सांद्रता। दूसरा, गैसों की जितनी ज्यादा जीवन अवधि होगी उतना ही वैश्विक तापन बढ़ेगा। गैसों की जीवन अवधि यानी कितने समय तक वो इस वातावरण में रह सकती है। तीसरा है वैश्विक तापन क्षमता, यानी उनकी वैश्विक तापन क्षमता कितनी है उसके आधार पर भी वैश्विक तापन जो है वो बढ़ता है। जैसे CO2 है उसकी वैश्विक तापन क्षमता कम होती है लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा है। इसी प्रकार मीथेन जो है वो CO2 की तुलना में वैश्विक तापमान बढ़ाने में ज्यादा योगदान देती है लेकिन उसकी मात्रा जो है वो कम है। अब अपन बात करते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जो वैश्विक तापमान में ज्यादा योगदान देते हैं। तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक राष्ट्र, इसमें चीन सबसे ज्यादा है 28%। 28% के साथ चीन सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित करता है। USA 16%, यानी इसके पश्चात अमेरिका का नंबर है जो कि है 16%। यूरोपीय यूनियन में कई सारे देश आते हैं। यूरोपीय देश जो पहले 29 थे अब 28 हैं, 10%। और फिर आता है भारत का योगदान है इसमें 6%। इस प्रकार वैश्विक
ग्रीन हाउस उत्सर्जन में सबसे शीर्ष पर चीन है और भारत का नंबर चौथा है। अब वैश्विक तापमान वृद्धि के समाधान, वैश्विक तापमान वृद्धि के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि के समाधान, तो इन समाधान के आधार पर अपन वैश्विक तापमान जो है उसको कम कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि जितनी भी अपन गैसें जो वैश्विक तापमान बढ़ाने का कार्य करती हैं उनका सीमित उपयोग किया जाए और उनका उत्पादन भी कम किया जाए। वैश्विक तापमान गैसेज जैसे CO2, CH4, जलवाष्प, N2O या फिर फ्लोरोकार्बन, इनका उत्पादन व उपयोग कम किया जाना चाहिए। उत्पादन व उपयोग इनका कम किया जाना चाहिए। दूसरा, फोटो ऑक्सीडेशन द्वारा हाइड्रोकार्बन, फोटो ऑक्सीडेशन द्वारा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो है उनका विघटन किया जाए। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का विघटन किया जाए। तीसरा, इसमें वनों के विनाश को रोका जाए। वन कम से कम काटे जाए और अधिक से अधिक वन लगाए जाए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग किया जाए। गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है, व्यक्तिगत रूप से भी अपन प्रयास कर सकते हैं। व्यक्तिगत ऊर्जा उपयोग में कमी की जाए। व्यक्तिगत ऊर्जा उपयोग में कमी की जाए। इन प्रयासों को करके अपन वैश्विक तापमान जो है उसको कम कर सकते हैं। तो ये आपके वैश्विक तापमान में कौन सी गैसेज हैं और कौन से राष्ट्रों का कितना कितना योगदान है, किस प्रकार इनको अपन कम कर सकते हैं, ये सारा इस टॉपिक में अपन ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।